तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अब जो पेट्रोल पंप्स का ब्रोशर है वो काफ़ी हद तक आप लोगों ने देख लिया होगा और अब जो है कुछ स्टेप्स आगे बढ़ गए हैं। अब आप बात करने लग गए हैं, ग्रुप्स की बात करने लग गए हैं, एफिडेविट्स की बात करने लग गए हैं और आप जो डॉक्यूमेंटेशन है सपोर्टिंग अब उसके बारे में इंक्वायरी करने लग गए हैं। तो इसको देख करके लगता है कि आप अब कुछ स्टेप आगे बढ़े हैं। अब आप फर्दर इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि किस ग्रुप में अप्लाई करें और कैसे करें। उससे पहले दोस्तों मैं कुछ कमेंट्स आप लोग के जो आए उनको डिस्कशन करना चाहता हूं। उसमें किसी ने शेयर किया है कि कोई उनका फ्रेंड है, उसने इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट के लिए अप्लाई किया था और जब उनका सारा प्रोसेस हो गया, एलईसी हो गई, लैंड क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, जब फाइनल स्टेज पे आया तो उन्होंने लिखा है कि मेरे दोस्त ने से जो है ऑयल कंपनी के अधिकारी ने 20 लाख रुपीज़ की डिमांड की है। ये आपका इनपुट आया है। हालांकि मैं ऐसे इनपुट शेयर नहीं करता, बट मुझे लगा क्योंकि इनपुट आपका है, ये प्रॉब्लम्स आप सबको आती होंगी या ऐसी चीज़ें, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आप लोग फेस करते होंगे जब इतनी एक हाई डिमांड होती होगी। तो उन्होंने जब कहा कि तो मैंने उनको कमेंट में वापस लिख करके पूछा कि तो आपके दोस्त ने इस पर क्या प्रॉम्प्ट था, उसका व्हाट वाज हिज प्रॉम्प्ट, उसने क्या इसमें सोचा, क्या अडॉप्ट किया। तो उनका जवाब थोड़ी देर में आया कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया देने के लिए बिकॉज उसके फादर ने अलाउ नहीं किया। ही वॉज विलिंग टू गिव। उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि अब इतना कंपटीशन है, कम्पिटिटिव बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन के खर्चे, दूसरे खर्चे, चलाने के खर्चे, फिर ये खर्चा एडिशनल जो कि डिमांड किया जा रहा है। सो ही डिनाइड द थिंग्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी आती होंगी, कुछ इश्यूज आप भी फेस करते होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ों को शेयर करें सो दैट हम लोग इस फोरम पे उनको डिस्कस कर सकें और कुछ हो सकता है कि एक इंसाइट मिले कि हमें क्या करना है, कैसे मूव करना है और दूसरे का माइंडसेट ट्रीट करने के लिए हमें कुछ एक बेस मिल जाए और कुछ सपोर्टिंग चीज़ें मिल जाएं जिससे हम भी डिसीज़न ले पाएँ या कोई और डिसीज़न ले पाए। और किसी ने ये इनपुट दिया है कि आपकी वीडियो जो है बहुत, मैं चाहता हूँ कि टू दी पॉइंट हो, आप ब्रोशर को ही ट्रिम कर करके उसमें से कुछ निकाल करके समझाइए तो हमें कुछ समझ में आए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप इस तरह की डिमांड करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। मेरी वीडियोस बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, बहुत प्रिसाइज होती हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ कट कर करके, ट्रिम कर करके ब्रोशर में से आपको समझाना है तो चलिए मैं इस वीडियो में वो भी कर लूँगा। और कुछ आप लोग के इनपुट्स इस तरह के आए हैं कि मैंने एक थर्ड पार्टी से एक एग्रीमेंट किया है, एक लीज डीड की है या मैंने एक लीज डीड की है तो मैं किस ग्रुप में अप्लाई करूं। इस तरह की भी क्वेरीज़ हैं आपकी। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में इन क्वेरीज़ को जो है कवर अप करूं। हालांकि बहुत थका हूं और मुझे लग रहा है कि शायद रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है बनारस का और इलाहाबाद का टूर करके आप लोग के लिए जो है वहाँ के अधिकारियों से मिलने के बाद वापस आया हूँ। तो फिर भी एनीवे अब आप लोगों ने कहा है कि वीडियो बनानी है, आप लोग इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो मेरी कोशिश होगी इस वीडियो को मैं बहुत प्रिसाइज़ करूं और ब्रोशर के ही कुछ ट्रिम करके पार्ट आप लोग को बताऊं जैसा कि आप लोग ने रिक्वेस्ट किया है। उससे जो है हो सकता है कुछ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर क्लियर हो। तो बने रही इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकिड डिज़ाइनर। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे, ग्रुप्स की बात करेंगे कि ग्रुप्स क्या हैं, कैसे उनको लेके चलना है, आप किस ग्रुप में अप्लाई करें और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले मैं चाहता हूं जो मैंने कल आपको दिखाया है मैं उसको भी रिपीट करूं। तो मैं अपने जो है उसको मैं फिर से अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें 1 to all शुरू से समझाऊं और जिससे कि ब्रोशर से समझाऊं जिसको कि आप ज़्यादा क्लियरिटी हो, आप को रिलेट कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि जस्ट आई विल शेयर माई स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप और हम इस पे जो आगे बढ़ेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हो, जहाँ भी क्लियरिटी ना आए, प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी शेयरिंग और आपका पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इन सब बना रहे। ब्रोशर से तो ब्रोशर है जो सिलेक्शन ऑफ डीलर की बात करता है, यहाँ पे रूरल और रेगुलर रिटेल आउटलेट्स की बात करता है। तीनों कंपनियों का जो है कंबाइन एफर्ट्स है। जून 2023 में ब्रोशर की एक चीज़ समझाता हूँ। कंटेंट्स में लिखा है इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 3 पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस पेज नंबर 3 पे, जिसमें ये बताता है कि रूरल क्या है और रेगुलर क्या है। रिजर्वेशन की बात करता है पेज नंबर 3 पे। टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट साइट्स की बात करता है पेज नंबर 4 पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन की बात करता है पेज पे। तो आप देख सकते हैं हर पेज पे इसने पेज नंबर वाइज एक टाइटल दिया हुआ है जिस पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या करना है।
FVC की बात करें तो पेज नंबर 29 पे, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी की बात करें 23 पे, अगर कुछ डिफिशिएंसीज़ हैं आपके एप्लीकेशन में तो पेज नंबर 33 पे, अगर कोई एडवर्टीज़मेंट्स की इन्फॉर्मेशन की बात है तो 34 पे, और अपेंडिक्स की बात करता है पेज नंबर जो है 37 से लेके 86 जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो इसमें सारी क्लैरिटी आपको आनी चाहिए, पेज वाइज सब कुछ दिया हुआ है, इसको जस्ट हैव एन लुक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्रोशर को समझा दूँ क्या करना है। उसके बाद गाइडलाइन ऑन सिलेक्शन ऑफ डीलर्स फॉर रेगुलर एंड रूरल रिटेल आउटलेट्स थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स एंड बिडिंग प्रोसेस। तो दो प्रोसेस हैं, रिटेल आउटलेट या तो रेगुलर हैं या रूरल हैं। अब इसकी बात करते हैं कितने तरह के हैं। जो रिटेल आउटलेट की बात कर रहा है, कॉरपोरेशन ओन डीलर ऑपरेटेड है, डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड है, कॉरपोरेशन ओन डीलर ऑपरेटेड है जो कि CFS कैटेगरी में आते हैं। मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म्स की बात करता है कि B साइट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं, रिलैक्स कर दी गई है DC साइट्स के लिए। एस्को डीलर, SKO डीलर्स जो अनवायबल हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा, उनके लिए भी जो है OMCs के लिए वो एलिजिबल होंगे। कॉर्पस फंड स्कीम जो है बेसिकली जिसमें असिस्टेंस दिया जाता है OMCs के द्वारा, वो SC ST के लिए ही अवेलेबल होगी। रेगुलर RO की बात करें तो जो स्टेट हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे पे हैं, अर्बन सेमी अर्बन में है, म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर हैं, टाउन है तो रेगुलर कहलाएंगे। रूरल ROs वो कहलाएंगे जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पे नहीं है, विलेज रोड पे हैं, ODR पे हैं, MDR पे हैं। आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल लिमिट और सिटी लिमिट से अंदर है। अब रिजर्वेशन की बात करता है तो जो परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ करके, क्योंकि उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में उनके स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, तो उनको छोड़ने के बाद CC1 कैटेगरी की अगर बात करें तो CC1 कैटेगरी जो है बेसिकली वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए है, पैरामिलिट्री पर्सनस के लिए, सेंटर स्टेट्स वाले, और गवर्नमेंट एंड स्टेट जो सेंट्रल और स्टेट PSUs के एम्प्लॉई हैं उनके लिए। SC STs कैटेगरी में 2%, OBCs में 2%, ओपन में 4%, तो टोटल 8% हो गया। यानी कि CC1 कैटेगरी में ये लोग आएंगे। उसके बाद इनका जो रिजर्वेशन है, अगर SC ST है, पैरामिलिट्री फोर्स वाला, डिफेंस पर्सन वाला तो 2% होगा, OBC है तब भी 2% होगा, ओपन में 4% है। तो CC1 कैटेगरी में 8% की बात करता है। कंबाइंड कैटेगरी 2 जिसमें स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, बाहर जाके खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं और अच्छे उनको जो अवार्ड्स मिलते हैं, अर्जुन अवार्डीज़ वगैरह, उनकी बात करता है ये। फ्रीडम फाइटर्स की बात करता है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कैडेट सोसाइटीज़ PACS की बात करता है, उनके लिए रिजर्वेशन है CC2 में। तो इसमें अगर हम बेसिकली देखें CC2 कैटेगरी में तो SC STs के लिए 0%, OBC के लिए 0, ओपन में 1% है। यानी कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन SC ST का है तो कोई रिजर्वेशन नहीं है CC2 में, लेकिन अगर ओपन कैटेगरी का है तो 1% है यहाँ पर रिजर्वेशंस। अब इसमें बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड है, SC ST कैटेगरी में 1% है, OBCs में 1 है, ओपन में 1 है, टोटल 3 हो गया। SC ST का जो है 19.5% का रिजर्वेशन है, OBCs का 24% का रिजर्वेशन है, ओपन कैटेगरी वालों का जो है 44.5% का है। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं SC STs का 22.5% हो गया, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉर्मल जो SC STs उनको मिला करके OBCs में फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1% और 24% वैसे हो गया। तो यहाँ पे जो है 27% हो गया, यहाँ पे आके 27 हो गया, और यहाँ पे जो है इनका 50% हो गया, 50.5% हो गया, टोटल 100% हो गया। तो इसका मतलब 3% यहाँ पे है, 19.5% यहाँ पे, 24 यहाँ पे, 44.5 है। तो यहाँ हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाता है अगर हम इस तरीके से इनको करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें क्लियरिटी आपको आ रही होगी, कोई इसमें इशू नहीं है, यू कैन सी इट वेरी वेल। इसके बाद हम यहाँ आते हैं रिजर्वेशंस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो ऐसे अरुणाचल में जो है क्योंकि ST ही ज़्यादा होते हैं तो 70% उनका है, 30% जो है ओपन कैटेगरी वालों का है, मेघालय में 80% है, 20% जो ओपन कैटेगरी वालों का है, नागालैंड में 80% है STs का, और उसमें जो है 20% है। इसका मतलब मेघालय और नागालैंड में 20% है, लेकिन बाकी जो है सारे जिसमें भी हैं, अरुणाचल में जो है इनका 30% है ओपन कैटेगरी वालों का, मिज़ोरम में जो है सबसे ज़्यादा है 90% STs का, और 10% केवल उनका है। अब हम टाइप ऑफ ROs की बात कर लें, लोकेशंस अंडर कॉर्पस फंड स्कीम की बात कर लें,
These sites will be decided by oil companies and the same would be like this. CFS कैटेगरी की बात करें, the offer land would be taken on lease, purchase and fully developed as the corporation owned site. CFS sites की बात कर रहा है, ये सारी की सारी जो है कॉरपोरेशन ओन्ड होंगी, लीज पे ली जाएंगी या परचेज की ली जाएंगी. अदर कॉरपोरेशन ओन्ड कैटेगरीज जो साइट्स हैं बेसिकली वो CC1A साइट्स कहलाएंगी. CC द ऑफर्ड लैंड विल बी टेकन ऑन लीज, परचेज एंड फुल्ली डेवलप्ड एज द कॉरपोरेशन ओन्ड साइट्स. DC साइट की बात करें, B साइट्स की बात कर लें, ऑफर लैंड एंड सुपर स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड बाय द डीलर. पंप, टैंक, ऑटोमेशन, साइनेजेस एक्सेट्रा जो भी इंस्टॉलेशन का काम है वो कॉरपोरेशन करेगी. ऑफर्ड लैंड कैन आइदर बी टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट और द ओनर ऑफ द लैंड डायरेक्टली. अगर आप एप्लीकेंट हैं, आपने सब लीज पे लिया हुआ है तो आपसे ले सकती है, या लैंड ओनर से भी डायरेक्टली ले सकती है, भले ही आपने अप्लाई किया हो. उसमें आपको जो है डीलरशिप मिल जाएगी. द लोकेशन एडवर्टाइज्ड एज SC ST कैटेगरी विल बी डेवलप्ड एज पर वन अबव. जो फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे सारा कॉरपोरेशन डिवाइड करेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरीके से होगा. वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स रूल, जिसमें बोलता है कि 182 डेज़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो है इंडिया में रहा हो तभी वो रेजिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. मिनिमम इतने दिन रहना चाहिए. पैन कार्ड मस्ट है. एज 21 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच होनी चाहिए. पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो है CC2 कैटेगरी में क्योंकि आते हैं उनमें कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. क्योंकि आज ही मेरे पास किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि उसकी एज जो है 20 ईयर्स है, उसके फादर की एज तो 55 ईयर्स है, बट उनका जो क्वालिफिकेशन है वो 8th पास है, तो अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने उनको बोला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज के प्रूफ की बात करता है. 10 स्टैंडर्ड होना चाहिए मिनिमम, और उसमें जो है सर्टिफिकेट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कंसर्न उससे, ये सब चीज़ें. एजुकेशनल जो है मिनिमम 10 पास होना चाहिए. सर्टिफिकेट इशूज़ बाय द आर्म फोर्सेज इक्विवेलेंट टू 10 क्लास अकॉर्डेंस विच, तो वो भी सब चलेगा इसमें. अगर कोई इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी सबमिटेड एट द एप्लीकेंट्स. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इवन. ना तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बार है, ना तो उनके पास जो है बेसिकली एज का बार है, मैक्सिमम एज का, ये भी ध्यान रखना है. लैंड, अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं. लैंड एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज. जो ऊपर की कैटेगरीज जिनकी हमने बात की ये वाली, इसमें कह रहा है कि इन सब कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है नीचे आके वो बताता है कि कैटेगरीज जो है हमारी वो 3 है, जिसमें बात कर रहा है. इनको 3 ग्रुप में उन्होंने समराइज़ किया. जैसे कि फर्स्ट है ग्रुप 1 जो होगा, एप्लीकेंट हैव सुटेबल पीस ऑफ लैंड. सुटेबल पीस ऑफ लैंड होना चाहिए एप्लीकेंट के पास इन द ऑथोराइज्ड लोकेशंस एरिया आइदर बाय वे ऑफ ओनरशिप और लॉन्ग टर्म लीज फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स आर एज एडवर्टाइज्ड बाय द OMC. या तो 19 या 11 मंथ होना चाहिए या जैसे एडवर्टाइज किया वैसे होना चाहिए. एप्लीकेंट शुड हैव सुटेबल पीस ऑफ लैंड, इसका बहुत ध्यान रखना है. ग्रुप 2 में जो है एप्लीकेशन हैविंग फर्म ऑफर. एप्लीकेंट के पास फर्म ऑफर होना चाहिए, ओन करना जरूरी नहीं है. फॉर सुटेबल पीस ऑफ लैंड फॉर परचेज और लॉन्ग टर्म लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स 11 मंथ्स आर एज एडवर्टाइज बाय द OMC. ग्रुप 3 में जहाँ बात करता है वहाँ पे हु हैज़ नॉट ऑफर्ड द लैंड इन द क्वालिफिकेशन. जिन्होंने लैंड ऑफर नहीं की है और जिनके पास लैंड का ऑप्शन नहीं है, कंफर्म लैंड नहीं है, वो ग्रुप 3 में अप्लाई करेंगे. लेकिन ये जो एडवर्टाइज लोकेशंस हैं वो अंडर SC ST कैटेगरीज वालों के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, इसका ध्यान रखना है. तो ग्रुप 1 में जो है सुटेबल पीस ऑफ लैंड आपके पास होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए. सेकंड में फर्म ऑफर होना चाहिए. थर्ड में कोई भी ऑफर नहीं होगा तो SC ST कैटेगरी वालों के लिए वो चल जाएगा थर्ड में आने के बाद. एप्लीकेंट्स अंडर ग्रुप 3 वुड बी प्रोसेस्ड एडवाइज टू ऑफर लैंड इन द एनेक्सर D. एनेक्सर D में जो उनको लैंड को ऑफर करना है. ओनली इन द केस नो एलिजिबल एप्लीकेंट इज फाउंड नो एप्लीकेशन गेट सेलेक्टेड. अगर ग्रुप 1 एंड 2 में नहीं है तो ग्रुप 3 में उनको भेजा जाएगा और एनेक्सर D में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है. इन केस लैंड ऑफर्ड बाई ऑल द एप्लीकेंट्स अंदर ग्रुप 1 2 इज फाउंड नॉट सुटेबल. अगर ग्रुप 1 एंड 2 में लैंड सुटेबल नहीं पाई जाती है तो ग्रुप 1 और 2 के जो एप्लीकेबल होंगे ग्रुप 3 में आ जाएंगे जिन्होंने अपनी लैंड ऑफर नहीं की है. तो इस केस में जो है अगर उनकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं सुटेबल पाए जाते तो उनको ग्रुप 3 में कर देंगे.
यानी कि इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के तीनों लोग हो जाएंगे और 90 डेज़ में तीनों को मिलकर लैंड सुटेबल जो अपनी देनी पड़ेगी। इंटीमेशंस लेटर, जो भी इंटीमेशन जाएगी वो SMS और ईमेल के उस पर जाएगी। अगर एप्लीकेंट नहीं दे पाते हैं प्रॉपर लैंड, जो लैंड्स के लेड आउट क्राइटेरिया पूरा करे, तो एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। अदर कंडीशन इन रिस्पेक्ट टू ऑफरिंग लैंड आर एज अंडर, द लैंड शुड बी अवेलेबल विद द एप्लीकेंट एज ऑन द डेट, एप्लीकेशन की डेट पे हो या उससे पहले होनी चाहिए। तो अगर आपने एप्लीकेशन आज मान लीजिए 20 तारीख को भरी, आपने 21 तारीख को अगर आपने लैंड जो है आपके पास अवेलेबल हुई तो वो नहीं मानी जाएगी, उस समय राइज रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम लीज पीरियड जो है 19 ईयर्स और 11 मंथ का होना चाहिए एज एडवर्टाइज बाय द रिस्पेक्टिव ऑयल कंपनी फ्रॉम द डेट और आफ्टर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ एप्लीकेशंस। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के बाद हो सकती है बट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद नहीं हो सकती, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और ये बात कर रहा है यहाँ पे ऑफर्ड लैंड इज़ ऑन लॉन्ग टर्म लीज होगी और लीज एग्रीमेंट शुड हैव ए सब लीज का होना चाहिए। जो CFS कैटेगरी है वहाँ सब लीज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो है फिर ऑयल कंपनी OMC के नाम से लीज करनी, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं माना जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और कॉरपोरेशन ओन साइट A और CC साइट्स में भी ये होना चाहिए, सब लीज का प्रोविज़न होना चाहिए। इन केस अगर ऐसा पता लगा कि आपने इसमें अप्लाई कर दिया है और आपको जो है सब लीज का प्रोविज़न नहीं, तो कंपनी आपको जो 21 दिन का टाइम देगी SMS और ईमेल के द्वारा। आप चाहें तो अपनी जो लीज डीड है उसमें अमेंडमेंट करा लीजिए, एडेंडम करा लीजिए और लीज एग्रीमेंट जो आपको सेम जो है सब लीज के प्रोविज़न के साथ OMC को देना पड़ेगा। डीलर ओन B साइट्स हैं, DC साइट हैं, द एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट द लैंड अरेंज बाय द एप्लीकेंट इज आइदर रजिस्टर्ड इन एप्लीकेंट नेम, या तो एप्लीकेंट के नाम से लैंड होनी चाहिए या एप्लीकेंट के फेवर में जो है वो एक मिनिमम लीज पीरियड के लिए जो है वो होना चाहिए, लैंड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। और लैंड विल बी इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय OMC। जो B कैटेगरी हैं, DC साइट कैटेगरी हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो फैसिलिटीज़ और डेवलप होंगी जो कंप्लायंसेस के बाद में, लॉन्ग टर्म लीज के लिए आपके पास लैंड होनी चाहिए 19 ईयर्स और 11 मंथ के लिए, पर ऑन आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका बहुत आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कॉरपोरेशन ओन साइट हैं, A, CC, CFS साइट सारी की सारी ये कॉरपोरेशन ओन है। इसमें एप्लीकेशन को ये इंश्योर करना है कि जो OMC के नाम से उसको लैंड रजिस्टर होनी चाहिए, आइदर थ्रू लॉन्ग टर्म लीज और थ्रू आउटराइट सेल। या तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो सेल करेगी, सेल से खरीद लेगी, या तो फिर लॉन्ग टर्म लीज से वो ले लेगी। तो इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट है OMC की तरफ से बनाया जाएगा लैंड, ऑफर्ड लैंड के लिए, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म लीज की बात होती है, 19 ईयर्स 11 मंथ की बात होती है। और वो जो है फ्रॉम डेट ऑफ आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बट नॉट लेटर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका बहुत ध्यान रखना है। जो डेट्स के जो आपके पहले गलतियाँ होगी थी उसमें मत करिएगा। एंड व्हेन एडवाइज बाय द OMC द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड कॉपी ऑफ खसरा, खतौनी और एनी अदर इक्विवेलेंट रेवेन्यू डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट ऑब्टेन फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर कन्फर्मिंग द स्टेटस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट में लगाने हैं। एज एंड व्हेन एडवाइज बाय द OMC द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू, आपको जो है अगर आपको OMC इंटीमेट करती है तो आपको साइट मैप, लेआउट स्केच, ऑफर्ड लैंड का जो है अपेंडिक्स जो 5 है उसके हिसाब से आपको जो है वहाँ पे जो है वो अवेलेबल कराना है, अपलोड करना है। In addition to above, as and when advised by the OMC, provisionally selected candidate Group 1 has to upload a copy of any one of following: establishing of ownership, registered sale deed होनी चाहिए, registered gift deed होनी चाहिए, minimum 19 years and 11 months के लिए होनी चाहिए, any other type of ownership या document या transfer deed का कोई document है, वो will भी हो सकती है तो उसके साथ वो भी आपके पास होनी चाहिए। लीज एग्रीमेंट और द फॉर्म अलॉटमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट का लैंड लिया है तो उसमें लीज एग्रीमेंट होना चाहिए या फॉर्म अलॉटमेंट होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना है अगर आपने किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडी से लिया है। अब ये ग्रुप 1 की बात करता है। ग्रुप 1 में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो माना जाएगा कि वो एप्लीकेंट के ही प्रॉपर्टी है। अगर ओनर्स के पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी बात करता है, उनको ये फैमिली की तरह मानता है, ग्रुप 1 की बात करता है। तो उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो क्लोज रिलेटिव होंगे, उनसे जो है एफिडेविट लेना है अपेंडिक्स 3 में, जिससे कि कॉन्सेंट हो जाए इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट एफिडेविट की फॉर्म में। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको किस तरीके से डिफाइन करता है, इसको रिलेटिव्स की तरह नहीं मानता।
आप सेल्फ हो सकते हैं, स्पाउस है, फादर मदर हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्टेप मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सन डॉटर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इन सब की बात करता है। पेरेंट इन लॉ मतलब अगर आपके ससुर जी अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन है तो ले सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, आपके डॉटर इन लॉ या उनके पास ज़मीन है तो आप उनसे भी ले सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट से भी ले सकते हैं। तो ग्रुप 2 में जो है बेसिकली फॉर्म ऑफर देना है। तो ग्रुप 1 आप समझ गए होंगे, वो है जिसमें आपकी लैंड आपके पास होनी चाहिए या आपके किसी रिलेटिव के पास होना चाहिए जिनको फैमिली की तरह मान रहा है, रिलेटिव नहीं लिख रहा, उसमें रिलेटिव्स में इन सबसे वो रिलेशन होना चाहिए। इनसे आप ज़मीन एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेंगे जो अपेंडिक्स ऊपर बताइए आपको। अपेंडिक्स 3 में जब एफिडेविट लेंगे तो आपकी लैंड मान ली जाएगी क्योंकि आपकी फैमिली वालों की है। ग्रुप 2 में आपके पास फर्म ऑफर होना चाहिए लैंड का। जब आपके किसी भी रिलेटिव या फैमिली वाले के पास लैंड नहीं है तो थर्ड पार्टी से आप लैंड लेते हैं, किसी किसान से ले रहे हैं, किसी और बंदे से ले रहे हैं जो आपके रिलेशन में नहीं है, तो उसको थर्ड पार्टी माना जाएगा, वो ग्रुप 2 में आएगा। फॉर्म ऑफर होना चाहिए आपके पास। एफिडेविट आपको अपेंडिक्स 3 में लेना है जिससे वहाँ लिया जा रहा है थर्ड पार्टी लैंड ओनर। ये भी आपका जो बिफोर एप्लीकेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। एस्टेब्लिश होना चाहिए ओनरशिप ऑफ लैंड, वो डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। ये सब जो है डीलर आपको जो है करने पड़ेंगे। तो जो कन्वीनियंस डीड है, जो लीज डीड है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी एग्जीक्यूट किए जा सकती है। रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहा है। लैंड अपेंडिक्स 3 में जो है आपको एफिडेविट की फॉर्म में देना है। आप जो भी जब भी डॉक्यूमेंट्स उसके फेवर में करेंगे जो एप्लीकेंट है, तो इस तरीके से लेके चलना है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लैंड जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो है वो OMC डिसाइड करेगी कि आप ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है। अगर आपने ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया और लैंड आपके रिलेटिव या किसी फैमिली वाले के पास नहीं है, मैं क्लोज रिलेटिव्स को फैमिली मान रहा हूँ एज पर दिस, तो अगर आपने उसको ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया, थर्ड पार्टी का लैंड है, तो आपका आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ग्रुप 1 के लिए आप एलिजिबल हैं और आपने ग्रुप 2 में अप्लाई कर दिया है, तो आपको ग्रुप 1 में OMC ट्रांसफ़र नहीं करेगी, जानते हुए भी कि आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपने ग्रुप 2 ऑप्ट किया है, तो आपको ग्रुप 2 में वो लेके चलेगी, ऊपर नहीं लेकर के आएगी। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप्स का सिलेक्शंस बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ लैंड जॉइंटली किसी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पर्सन के साथ है जो आपकी फैमिली से बाहर है, उससे भी अपेंडिक्स 3 में जो है आप एफिडेविट की फॉर्म में लेना पड़ेगा या पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड लेनी पड़ेगी, जिसमें एप्लीकेंट को ऑथराइज करेंगे वो लैंड लेने थर्ड पार्टी से। इसका बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद बेसिकली ये कह रहा है कि ओनरशिप की बात कर रहा है। फर्म ओन्ड एंड फर्म ऑफर कहाँ से आता है? सेल्फ है तो फुल है, एडिशनल डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके नाम से तो ओन्ड होगी। सेल्फ विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली है, एक्सक्लूसिव फैमिली मेंबर्स के पार्ट है, पास है, पार्ट है, नील है, तो कॉन्सेंट लेटर आप ले लीजिए, एफिडेविट ले लीजिए, ओन्ड मानी जाएगी। सेल्फ एंड अदर फैमिली मेंबर्स, सेल्फ एंड अदर्स ओनर, सेल्फ आपके नाम से है, औरों के नाम से है, पार्ट, तो शेयर ऑफ एप्लीकेंट फैमिली मेंबर्स इज मोर आर इक्वल टू लैंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, तो ओन्ड मानी जाएगी। इसके बाद फैमिली मेंबर्स विद अदर्स ओनर्स, फैमिली मेंबर हैं तो उसके लिए जो है नील माना जाएगा यहाँ पे, ये सब ओन्ड माने जाएंगे। सेल्फ विद द फैमिली मेंबर्स एंड अदर ओनर्स, पार्ट, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेंट लेटर लेना पड़ेगा जो को ओनर्स हैं उनसे अपेंडिक्स 3 में। लैंड ओन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लेते हैं तो आपको फुल मानी जाएगी। इसमें जो है अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और वहाँ से लीज होनी चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया, तो ओन मानी जाएगी। ग्रुप 2 में जो थर्ड पार्टी से आप लैंड लेंगे ना, तो उनसे भी आपको कॉन्सेंट लेटर लेना पड़ेगा। अपेंडिक्स 3 में एफिडेविट वो फर्म ऑफर माना जाएगा। इसका बहुत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ईच एप्लीकेंट हैव टू डिक्लेयर, आपको फॉर्म अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैटेगरी जहाँ पे आपकी ऑफर्ड लैंड आती है। आपको डिक्लेरेशन करने से पहले सारी चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो सेम है वो वेरीफाइड होनी चाहिए एडवोकेट से। ग्रुप जिसमें एप्लीकेशन आपकी फॉल हो रही है बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन की, जो आप डिक्लेरेशन देंगे कंपनी उसी को मान लेगी, उसी को वेरीफाई करेगी। और इसमें अगर ये पाया जाता है कि आपने ग्रुप सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया है, तो लैंड विल नॉट बी कंसीडर्ड, इट विल बी मेड इनएलिजिबल कह रहा है। हाउएवर इन द केस ऑफ ग्रुप 2 एप्लीकेंट्स, अगर ऑफर्ड लैंड इज फाउंड टू बी इन ग्रुप 1 बाय द OMC, द कैंडिडेट, जो मैंने आपको बताया वो 2 में ही मानी जाएगी।
पर अगर आपने अगर आपने एक में अप्लाई कर दिया है, ग्रुप 2 के लिए आप एलिजिबल थे, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। SC ST कैटेगरी में अगर ये पाया गया है कि द ऑफर्ड ग्रुप लैंड इज़ नॉट इन द ग्रुप डिक्लेयर्ड बाय द एप्लीकेंट, लैंड विल नॉट बी कंसीडर। SC ST ने कहीं पे ऐसी जगह अप्लाई कर दिए जहाँ लैंड कंसिडरेशन ही नहीं है, तो उसमें जो है एप्लीकेशन को जो है एप्लीकेंट को ग्रुप 3 में मूव कर देंगे। द एप्लीकेंट फॉर ओरिजिनली फॉर द ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 बहुत इसमें क्लियर है, राइट। कैंडिडेट विल मेड इनएलिजिबल इन द केस ऑफ ग्रुप 2 एप्लीकेंट, द ऑफर लैंड इज फाउंड इन ग्रुप 1 बाय द OMC ने बहुत मैंने आपको क्लियर कर दिया। जब आप अप्लाई करें तो आपके पास ROW क्लियर होना चाहिए, लैंड की क्लियर होनी चाहिए, लैंड एक्विजिशन में तो नहीं है, नोटिफाइड तो नहीं है, लैंड के पास आपके पास जो ज़मीन है वो बिल्कुल रोड से लगी होनी चाहिए, उसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, नो अदर लैंड। और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से लैंड जो है प्रॉपर लोकेशन पे रूरल है तो वो स्टेट हाईवे उस पर नहीं होनी चाहिए, सिटी में नहीं होनी चाहिए, नेशनल हाईवे पे नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर एवोल्यूशन में पाया जाता है कि ऑफर लैंड आपकी सेम नहीं है, उसमें नॉर्म्स होने चाहिए, जो लोकल अथॉरिटी के नाम्स है वो होने चाहिए। जो ST लाइन है अगर 11 kVA से ज़्यादा है तो लैंड रिजेक्ट हो सकती है, NHAI के लैंड्स मीट होने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आपको लैंड रिजेक्ट की जाती है, जैसा भी है वो आपको ईमेल द्वारा या SMS द्वारा किया जाएगा, और आपको जो है 3rd में ग्रुप में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट पोस्ट सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल। तो ये कह रहा है अगर आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा। ओन मीन्स ओन का मतलब डिफाइन कर रहा है रजिस्टर्ड सेल डीड, गिफ्ट डीड या OMC के साथ में सबलीज के प्रोविज़न के साथ होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ओनर जो है एक से ज़्यादा लैंड ऑफर करता है, LEC के लिए जो है कंफर्मेशन देना होगा कि किस लैंड को फाइनली कंसीडर करना है एप्लीकेंट को। और आपने कहीं पे एक ही ऑफर लैंड को जो है एक ही लैंड के पीस को अगर आपने कई लोगों ने उसमें जो है कर दिया है तो उसमें जो है फिर वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। पर अगर कोई बड़ा चक है उसमें उनके सब डिवीज़न्स हैं तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। आपको घाटा खसरा में जो सर्वे मैप में वो सब डिवीज़न होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट ओनर की लैंड है, तब वो रिजेक्शन से बच सकती है, ऐसा एक क्लास बोलता है। और कैंडिडेट को सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है ऑफर्ड लैंड पे जो एंट्री एग्जिट एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन लेन सर्विस रोड अगर है तो बनानी होगी, कटिंग फिलिंग करके देनी होगी, 1.5 मीटर की मिनिमम वॉल बना के देनी होगी, फिलिंग करके देनी होगी। उसके बाद ही जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। इसमें बहुत क्लियर कर दिया है। ऑयल कंपनी का कोई कमिटमेंट नहीं है कि अगर आपने ऑफर्ड लैंड दे दी है और आफ्टर सिलेक्शन जो है वो आपको रिलेवेंट लैंड डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं दे पाते हैं पूरे टाइम में, अगर आप विदिन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगर आप 2 महीने के अंदर नहीं दे पाते हैं ग्रुप 1 में और 4 महीने के अंदर ग्रुप 2 में, फ्रॉम द डेट ऑफ LOI ऑयल कंपनी हैज़ राइट टू कैंसिल और विड्रॉ द LOI। इसका बहुत ध्यान रखना है। लोकेशन एडवर्टाइज अंडर SC ST कैटेगरी, तो जो लोकेशन in case of location where the applicant has not offered the land in the application in group 3 and he offered the land all applicants, and if the offered land of all applicants under group 1 and 2 got rejected not meeting laid down criteria, such applicant will be, तो जो इसमें अगर 1-2 वालों का हो जाता है तो ग्रुप 3 में उनको जो है कर दिया जाएगा और उनको 90 डेज़ के अंदर अल्टरनेट लैंड देना है, इसकी बात बोलता है। तो वही ग्रुप, तो एप्लीकेंट जो है आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा वो किस ग्रुप में अप्लाई कर रहा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, बेस्ड ऑन द लैंड ऑफर्ड बाय देम। लैंड जब ऑफर करेंगे तो उसमें आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है वो करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेंट फेल टू ऑफर लैंड अल्टरनेट लैंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द ऑफर विल बी विड्रॉन, ये कह रहे हैं कि ऑफर विड्रॉन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया होगा। अपेंडिक्स 3 में आपको लेना है। ग्रुप 1 में जो है लैंड आपके पास होनी चाहिए या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स के पास होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर को डिफाइन किया है। ग्रुप 2 में फर्म ऑफर होना चाहिए आउटसाइड से और थर्ड पार्टी से कि आप लैंड उससे ले लेंगे, इसका एक फर्म ऑफर होना चाहिए। अपेंडिक्स 3 में एफिडेविट की फॉर्म में वो पहले से होना चाहिए। ग्रुप 3 में है आपके पास विलिंगनेस है पर आप जो है उसमें लैंड आपके पास नहीं, तो ग्रुप 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं। SC STs के लिए वो प्रोविज़न है। अब मैं आगे की वीडियो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगा जिससे आपको क्लियरिटी है। यहाँ पर मैं वीडियो को दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरी कोशिश की है मैं आपको ब्रोशर से पढ़ के बताऊं जैसा आपने बोला है,
ब्रोशर का लाइन बाय लाइन मैंने आपको खोल करके वीडियो शेयर करके आपको बताने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी दे पाऊँ, ब्रोशर से आप कोरिलेट कर पाइए। जैसे आपने अपने इनपुट दिए थे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अपनी लोकेशन को समझ लीजिएगा कि आप अर्बन में अप्लाई कर रहे हैं, रूरल में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर में अप्लाई कर रहे हैं, रूरल में अप्लाई कर रहे हैं। इनके डिवीज़न को समझ लीजिएगा। इस पर पहले से बहुत सारे केस रिजेक्ट हुए हैं। और दूसरा जो है, आप किस कैटेगरी में किस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द लैंड। मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आपको जो इसमें कर दिए हैं, और मैं आगे की फर्दर जो है इसमें आपको बताता जाऊँगा किस तरीके से करना है। अगर आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हैं, आपने ग्रुप 2 में अप्लाई कर दिया तो आपको ग्रुप 2 ही दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल हैं, आपने ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया तो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो डिक्लेरेशन ग्रुप का बहुत सही होनी चाहिए और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करता हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको और क्लियरिटी से आगे की वीडियो बनाऊँ, अगले सीरीज़ में आपको आगे ले जाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो आपकी कुछ ना कुछ जो आपकी क्वेरीज आई हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आप लोग का समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए जिनको उनको भी क्लियरिटी आए।